आइए दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज भूगोल के 6वें सेशन में। आज का हमारा भूगोल का 6वां वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे शक्ति एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो देखिए, हम लगातार आपको संसाधन के बारे में बताते आ रहे हैं। बहुत सारे संसाधन के बारे में पहले वीडियो बना चुके हैं, जैसे कि जल संसाधन, भूमि संसाधन, खनिज संसाधन, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, यानी कि बहुत सारे पीछे बना चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाकर पहले देख लीजिए। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे शक्ति या फिर ऊर्जा संसाधन के बारे में। देखिए, जिस तरह से संसाधन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, संसाधन क्या करते हैं? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उसी प्रकार से जो शक्ति संसाधन या फिर ऊर्जा संसाधन, वे संसाधन जो शक्ति के रूप में होते हैं या फिर ऊर्जा के रूप में होते हैं, वे भी क्या करते हैं? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो देखिए, जो ऊर्जा या शक्ति संसाधन है वो दो तरह के होते हैं। तो कौन कौन से? तो देखिए, पारंपरिक ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा। ये क्या है? पारंपरिक और गैर पारंपरिक। तो देखिए, इसका सबसे आसान तरीका है समझने का कि पारंपरिक ऊर्जा उसको कहेंगे जिसका निर्माण जीवाश्म के माध्यम से हुआ है। जीवाश्म मतलब जीवों के शरीर से हुआ है, सजीव के शरीर से हुआ है। उसका जिसका निर्माण सजीवों का शरीर से हुआ है, उस खनिज को, उस ऊर्जा को क्या कहेंगे? तो पारंपरिक ऊर्जा। क्या कहेंगे? पारंपरिक ऊर्जा। तो देखिए, बारी बारी से देखिए। कोयला, तो कोयला का निर्माण कैसे हुआ है? पेड़ पौधों जब बहुत वर्षों पहले क्या प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो पेड़ पौधे हैं वे धरती के नीचे क्या होंगे? दब गए होंगे, और फिर वे बहुत दिनों बाद वायु की अनुपस्थिति और उच्च दाब या ताप के कारण क्या कोयले में परिवर्तित हुए होंगे। तो ये जो है किससे निर्माण हुए हैं? जीवों के शरीर से। तो इसलिए ये क्या है? जीवाश्म ऊर्जा है, यानी कि पारंपरिक ऊर्जा है। प्राकृतिक गैस, तो देखिए प्राकृतिक गैस का निर्माण कैसे होता है? तो प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है, बहुत सारे जीव जंतु वे भी दब गए होंगे पृथ्वी के सतह के नीचे, तो वे भी सड़ गल कर क्या बन जाते हैं? तो वो सड़ते जब गलते हैं बहुत वर्षों तक, तो वे बनते हैं पेट्रोलियम। क्या बनते हैं? पेट्रोलियम। और जब सड़ते गलते हैं तो उससे बहुत सारा क्या निकलता है? गैस निकलता है। तो वो क्या गैस होता है? तो वो होता है प्राकृतिक गैस। देखिए, और एक चीज आता है पेट्रोलियम और पेट्रोल। बहुत ये थोड़ा कॉमन यहाँ पर लगता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि पेट्रोलियम क्या है या फिर पेट्रोल क्या है। तो देखिए, एक तरह से माने पेट्रोलियम को, तो पेट्रोलियम एक तरह की माँ है। पेट्रोलियम क्या है? माँ है। इसके बहुत सारे संतान हैं। उसमें संतानों में से एक है क्या? पेट्रोल। क्या है? पेट्रोल। पेट्रोल भी इसका क्या है? पेट्रोलियम का एक संतान है। देखिए, पेट्रोलियम को हम कहाँ से निकालते हैं? जमीन के नीचे से निकालते हैं, और उससे क्या प्राप्त होता है? हमें पेट्रोल प्राप्त होता है। और अन्य चीजें भी प्राप्त होती है, जैसे कि किरोसिन प्राप्त होती है, स्नेहक यानी ग्रीस वो प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है? तो उससे प्लास्टिक बनता है। किससे? तो पेट्रोलियम से। कृत्रिम रंग बनता है और कृत्रिम धागे बनते हैं। किससे बनते हैं? तो पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम से ही प्राकृतिक गैस निकलती है। बता चुके हैं कैसे निकलती है प्राकृतिक गैस? तो पेट्रोलियम से ही निकलती है। और बहुत सारी चीज निकलते हैं इससे, पेट्रोलियम से। डीजल हो गया, वो भी कहाँ से निकलता है? पेट्रोलियम से निकलता है। तो पेट्रोलियम का है, इसके बहुत सारे संतान हैं, उसी का संतान क्या है? पेट्रोल है। तो अब यहाँ पर समस्या नहीं होनी चाहिए कि पेट्रोल और पेट्रोलियम क्या है। देखिए, आप बारी बारी से जानते हैं इन संसाधनों के बारे में, इनका उपयोग कहाँ क्या है, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए, पहला है कोयला। तो देखिए, कोयला का उपयोग कहाँ होता है? घरों में ईंधन के रूप में होता होगा। अब हालांकि अब तो नहीं होता हो रहा होगा कोयला का उपयोग, लेकिन पहले कोयला का उपयोग ईंधन के रूप में बहुत होता था घरों में। फिर से ट्रेनों को चलाने में होता था, लेकिन अब विद्युत जनित आ गई हैं ट्रेनें। अगला है कोयला। कोयला हो गया। देखिए, कोयला का उपयोग, और कोयला का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। कोयला के माध्यम से विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। अब जानते हैं कि कोयला कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए, भारत में अगर देखा जाए तो एक क्षेत्र आता है जो कोयला के लिए बहुत ही सुप्रसिद्ध है,
वो है गोंडवाना समूह। क्या है? गोंडवाना समूह। तो देखिए गोंडवाना समूह के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से राज्य आते हैं, उनके कौन कौन से जगह आते हैं। तो देखिए गोंडवाना समूह है, तो गोंडवाना समूह में आते हैं बहुत सारे राज्य, उनको जान लेते हैं बारी बारी से। देखिए तो जान लेते हैं, पहला है झारखंड और उड़ीसा। कौन से? तो उड़ीसा। उड़ीसा ये किसके आते हैं? ये राज्य दोनों तो गोंडवाना समूह के अंतर्गत आते हैं। तो झारखंड और उड़ीसा में कहाँ कहाँ प्राप्त होता है कोयला? तो ये होता है प्राप्त कहाँ पर? तो झारखंड और उड़ीसा है, तो ये होता है दामोदर, दामोदर कह रहे हैं, महानदी, महानदी घाटी में। कहाँ? महानदी घाटी में। ठीक। अगला स्थान आता है, वो आता है, वो बहुत सारे आते हैं। देखिए जिसमें आता है मध्य प्रदेश वाले, मध्य प्रदेश को अकेले जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है? तो सोन घाटी में। कहाँ पर? सोन घाटी। सोन एक नदी है, उसी के घाटी में पाए जाते हैं क्या? कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और क्या? मध्य प्रदेश। ठीक। मध्य प्रदेश और कौन से आते हैं? एक और आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो इसमें देखा जाए तो कावे है नर्मदा और वर्धा घाटी में पाया जाता है। देखिए ये जो नर्मदा है वो भी एक प्रकार की नदी है, एक नदी है दक्षिण भारत की, और वर्धा भी एक दक्षिण भारत की नदी है। तो इनके घाटी क्षेत्रों में पड़ते हैं क्या? कोयला बहुत अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखिए वर्धा और नर्मदा घाटी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो महाराष्ट्र आता है, मध्य प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश आता है। ठीक। तो ये सब गोंडवाना समूह के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में क्या प्राप्त होता है? तो कोयला प्राप्त। तो देखिए झारखंड हमको लगता है यहाँ पर नहीं होगा, उड़ीसा और यहाँ पर छत्तीसगढ़ होगा। क्या है? महानदी में। महानदी में कौन सा? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़। ठीक ना। अब आता है एक दामोदर घाटी। तो दामोदर घाटी में आ जाएगा झारखंड आएगा, झारखंड, और क्या आता है? पश्चिम बंगाल आ जाएगा। कौन सा? तो पश्चिम बंगाल। ठीक। तो ये किसमें आ जाएगा? दामोदर घाटी में पाया जाता है। तो ये सभी क्या है? तो ये है गोंडवाना समूह के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र। यहाँ पर भारत में बहुत ही अत्यधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। लगभग भारत का 96% कोयला यहाँ पर भंडारित है, यानी कि उपलब्ध है। कहाँ पर? तो गोंडवाना समूह में। तो गोंडवाना समूह कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यहाँ पर आंध्र प्रदेश। ठीक। तो ये कहा है? गोंडवाना समूह के क्षेत्र हैं। यहाँ पर कितने देश का? लगभग 96% क्या है? कोयला उपलब्ध है। और वर्तमान समय में देखा जाए तो यहाँ 99% कोयला का उत्पादन होता है देश का, यानी उत्पादन मतलब निकाल कर उपयोग किया जाता है। उपलब्ध है कितने? 96%। अब वर्तमान समय में कितना देश में देखा जाए 100% अगर कोयला का उपयोग होता है, तो 99% कोयला का उपयोग कहाँ का होता है? तो गोंडवाना समूह का वर्तमान समय में कहाँ का? गोंडवाना समूह का 99% कोयला का उत्पादन हो रहा है वर्तमान समय में देश में। ठीक ना। तो ये थे कोयला बहुल क्षेत्र। ठीक। आगे देखते हैं क्या है? तो प्राकृतिक गैस है। तो देखिए प्राकृतिक गैस वहीं पर पाई जाएगी जहां पर पेट्रोलियम निकलता है। ऐसा नहीं है कि जहां पर पेट्रोलियम निकलेगा वहीं पर एकदम ही प्राकृतिक गैस पाई जाएगी, लेकिन बहुत ऐसे जगह है जहां पर पेट्रोलियम पाए जाते हैं, वहीं पर प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो देखिए पेट्रोलियम, अब जानते हैं इनका प्राकृतिक गैस का उपयोग क्या है। तो प्राकृतिक गैस का उपयोग हमारे खास तौर पर हम लोग किस में करते हैं? तो घरों में ईंधन के तौर पर। ठीक। तो देखिए प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो प्राकृतिक गैस असम का क्षेत्र आता है। असम में डिगबोई का नाम सुने हैं, वहां पर पहला हमारे देश का पहला तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ था। तो वहां पर वो तेल, वहां पर प्राकृतिक जो तेल होता है, पेट्रोलियम होता है, उसके लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध है, वो विख्यात है।
कुख्यात नहीं है, विख्यात है, ठीक ना। तो क्या असम का क्षेत्र आता है डिगबोई, कौन, डिगबोई। और कौन सा आता है एक डिब्रूगढ़, कौन सा आता है, तो डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ आप लोगों को मैप पर देखा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक। ये कहाँ, ये यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो प्राकृतिक गैस। और मुंबई का जो तटीय, महाराष्ट्र का जो तटीय इलाका है वहां पर किसका उत्पादन होता है, पेट्रोलियम का। तो वहीं पर से क्या प्राकृतिक गैसों का भी क्या होता है, उत्पादन होता है, ठीक। अब जान लेते हैं पेट्रोलियम का। तो पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है भारत में, तो पेट्रोलियम का खासकर उत्पादन होता है डिगबोई में ही, डिब्रूगढ़ में, और तो और होता है मुंबई का हाई तेल क्षेत्र है वहीं पर होता है। तो एक स्थान है मुंबई के तट रेखा से 176 किमी दूर, कितना, 176 किमी दूर, उसका नाम है, जो अरब सागर में स्थित है, एक मंच है, उसका नाम है सागर सम्राट। क्या नाम है, सागर सम्राट। तो उसको स्थापित इसलिए किया गया है ताकि वह समुद्र के अंदर नीचे, पानी के नीचे क्या खोद सके, तो तेलों के कुएं के माध्यम से क्या कुएं खोदे और वहां से क्या निकले, तेल निकले। तो सागर सम्राट को किस लिए स्थापित किया गया है अरब सागर में, तो तेल के कुएं खोदने के लिए, ताकि वहां से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जा सके, ठीक। अब देखिए, अब एक और सवाल आता है कि क्या पेट्रोलियम का हम सीधे तौर पर उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, भारत में या फिर हमको तो नहीं लगता है कि दुनिया में कोई ऐसी मशीन बनी होंगी जिसमें पेट्रोलियम का सीधे तौर पर उपयोग होता है। पेट्रोलियम का उपयोग नहीं होता है, जो उसके अवयव हैं, जिस पेट्रोलियम से जिनको प्राप्त किया जाता है, पेट्रोल को, डीजल को, इनका उपयोग होता है किसी मशीन को चलाने में या फिर किसी भी चीज को। तो देखिए, जो पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम भारत में कहाँ पाया जाता है, तो मुंबई हाई तेल यानी कि उसके तटीय इलाकों में पाया जाता है। तो ठीक, यह सब हो गया। अब चलते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों पर। तो देखिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों को कैसे समझेंगे, तो देखिए इनको हम कैसे समझते हैं पारंपरिक ऊर्जा को, इसमें जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं, जीवों के अंश पाए जाते हैं, यानी इनका निर्माण जो हुआ है जीवों के शरीर से हुआ है। तो इसका ठीक उल्टा है, होता है गैर पारंपरिक ऊर्जा के साधन। तो गैर पारंपरिक ये क्या है, बिना जीव के उत्पन्न होता है। देखिए, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा में किसी जीव का योगदान होता है, नहीं होता है। पवन ऊर्जा में भी किसी जीव का योगदान नहीं होता है। अगला है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा मतलब जो ज्वार भट्टा आता है समुद्रों में, तो उसको कहता है ज्वारीय ऊर्जा, उससे भी ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ये इसमें किसी भी जीव का योगदान नहीं होता है। बायोगैस, देखिए बायोगैस जो होता है जीव जंतुओं के अपशिष्ट से तैयार किया जाता है, खासकर गोबर से तैयार किया जाता है बायोगैस। तो इसमें भी किसी जीव का या सजीव का योगदान नहीं होता है। तो ये कैसे ऊर्जा के संसाधन है, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा के संसाधन है। ये देखिए, एक और ये चीज है इसमें, ये जितने भी ऊर्जा के संसाधन है, इनसे खास तौर पर किसका निर्माण होता है, तो बिजली का उत्पादन होता है। इनका जितने भी ऊर्जा है, इनसे किसका निर्माण होता है, बिजली का, यानी विद्युत का उत्पादन होता है। सौर ऊर्जा से किसका उत्पादन होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। ज्वारीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, या फिर बायोगैस, इन सभी से क्या क्या निर्माण होता है, तो विद्युत का, बिजली का निर्माण होता है, ठीक। तो ये थे गैर पारंपरिक और पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। इनका तो उपयोग जानते ही होंगे। बायोगैस का उपयोग कहाँ पर होता है, तो बल्ब जलाने में या फिर घर में खाना बनाने के उपयोग में भी आता है। ज्वारीय ऊर्जा, तो ज्वारीय ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा से हम किसी भी ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। उसी तरह से पवन ऊर्जा भी होता है। पवन ऊर्जा पवन चक्की के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। उसमें टरबाइन होती है, टरबाइन घूमती रहती है, जितनी अधिक घूमेगी उतनी अधिक क्या होगा, विद्युत ऊर्जा पवन ऊर्जा उत्पन्न होगा। अगला है सौर ऊर्जा। तो सौर प्लेट होते हैं, सौर पैनल जो होते हैं, उनके माध्यम से किसका, तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। और सौर ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत ऊर्जा से हम विभिन्न माध्यमों में उपयोग करते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।